बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो हमारी बजट की सीरीज़ चल रही है और जो बजट एक्सपेक्टेड है कि 7 जून को आ रहा है फेडरल बजट, हम उस कॉन्टेक्स्ट में ही अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं अभी। और इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट्स आपके सामने भी रखना चाहता हूँ अपने क्लाइंट्स पर्टिकुलरली, और बाकी वो दोस्त जो हमसे वक्तन फ़वक्तन एडवाइस दे रहे होते हैं इन जनरल उनके लिए। तो मैंने जनरली मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत सारी चीज़ें एक आम आदमी को और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी क्लियर नहीं होती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका उसको आइडिया नहीं होता, और मेरी इंटरेस्ट ये है कि उसको आइडिया होगा तो वो सजेशन देगा और बेहतर बजट बनेगा, और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा ना सिर्फ उसको होगा, उस बिज़नेस सेक्टर को होगा, बल्कि ऑल ओवर नेशन को होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि बजट होता क्या है। बजट एक्चुअली एक प्लान है कि हमारी इनकम कहाँ से होगी, कितनी होगी, हम कहाँ स्पेंड करेंगे, कितनी करेंगे, किस तरह करेंगे। ये बुनियादी तौर पे अगर मैं एक लेमैन टर्म्स में कहूँ तो ये बात हो। अच्छा, बजट फ़िलॉसफ़ी की जो बात है, बजट फ़िलॉसफ़ी या बजट टाइप्स जो होती हैं वो समझना क्यों ज़रूरी है, थोड़ा आपको आइडिया होगा तो फिर हम उस तरह से सजेशंस हमारे उस तरह हो जाएंगे जो हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजते हैं या हम एफबीआर को भी दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एक ग्राउंड्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, रिजल्ट बेस ज़ीरो बेस बजट है। ज़ीरो बेस बजट जो है ब्राज़ील वगैरह में यूज़ होता है। इसी तरह रिजल्ट बेस्ड बजट है, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह में यूज़ होता है। इसी तरह पार्टिसिपेटरी बजट की फ़िलासफ़ी है, ये गाना वगैरह में यूज़ होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट है जो यूएसए कनाडा वगैरह यूज़ करता है। और सस्टेनेबल बजट है, ये वो कंट्रीज़ जो बहुत सेटल हैं, वेल ऑफ हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे वगैरह। तो ये जो इनके बजट्स बनते हैं वो इस फ़िलासफ़ी के अंडर में बनते हैं। कुछ बजट्स की टाइप्स हैं, मिसाल के तौर पर सरप्लस है या बैलेंस बजट है या डेफिसिट बजट है। डेफिसिट बजट वहाँ पे जहाँ पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा होती है और अर्निंग कम होती है, जैसे कि पाकिस्तान। तो ये हमारा जो बजट बनता है वो डे वन पर ही इसमें हमारा एक लॉस आ रहा होता है, तो ये डेफिसिट बजट की टाइप में फॉल करता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी को भी अगर हम देखें, और शॉर्टली मैं आसान उसमें रखता हूँ, जितने भी इंटरनेशनल रूल्स और कन्वेंशंस हैं, अगर मैं उनको सम अप करूँ तो बेसिकली वो तीन ही बातें कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह हो रही होगी, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट किस तरह हो रही होगी, और रीलोकेशन ऑफ कैपिटल कैसे होगा। मैं एट लार्ज बात कर रहा हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन मेन पर्पस है वो क्या है कि प्राइस को स्टेबल रखना, जीडीपी को स्टेबल रखना, रिड्यूस करना अनएम्प्लॉयमेंट को, मेंटेन करना एक्सचेंज रेट को, ताकि बिजनेसमैन प्लान कर सके। और अगर एक्सचेंज रेट रोज़ चेंज हो रहा होगा या हफ्ते में चेंज हो रहा होगा तो प्लानिंग नहीं कर सकता, तो एक एक सफिशिएंट टाइम के लिए वो मेंटेन करना उसको, ताकि बिजनेसमैन जो है वो उसको प्लान कर सके। अब हमारे यहाँ स्टेट बैंक ने जो इस दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी दी है वो 22% के ऊपर रेट को मेंटेन कर दिया। तो जब पॉलिसी रेट 22% होगा तो बिजनेसमैन डिस्करेज होगा, क्योंकि वो सोचेगा अगर मैं बैंक में रख लूँ तो 22% मुझे प्रॉफिट आ रहा होगा। बट ये जो स्ट्रेटेजी है ये एंड अप होती है रिसेशन पर। शॉर्ट टर्म में आप कर लें चले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नहीं सक्सेसफुल होगा। अब डेवलप कंट्रीज में देखिए वहाँ 6% रफली हो, तो उससे भी कम करने की बात करते हैं। अच्छा जी, फिजिकल पॉलिसी को भी देख लें। फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो एक्चुअली डील करती है टैक्सेशन और उस कितना रेट का टैक्स लगेगा और टैक्स कहाँ का लगेगा, और टैक्सेशन से मेनली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट की बोरोइंग को। और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो जो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो ये कि 18% और 25% के दरमियान होनी चाहिए कंपेयर टू जीडीपी। अभी आप खुद अभी हम फिगर्स थोड़े से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान का असल इशू क्या है। वो है डेफिसिट बजट, वो हाई स्पेंडिंग जो है। जब तक हम अपने स्पेंड को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि कलेक्शन में आपके सामने फिगर रखूंगा तो आप देखिएगा कि कलेक्शन तो बढ़ रही है, टैक्स पेयर भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर भी बढ़ा है, कलेक्शन भी बढ़ी है, पर स्पेंड उसके साथ बढ़ रहा है। जब तक कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल नहीं करेगी, जो डेफिसिट है वो कवर नहीं होगा बहरहाल। तो ये चीज़ें, जैसे बजट क्या होता है, बजट की फिलॉसफीज जो अडॉप्ट करती हैं कंट्रीज, वो उनकी अप्रोच क्या होगी वो है, और बजट की टाइप्स, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। इसका
इसका जनरल कॉन्सेप्ट होगा जब आपको, तो फिर आप आगे सजेशन अच्छा दे सकेंगे। अच्छा, पाकिस्तान की जो सेलियंट फीचर हैं और स्टैटिस्टिक्स है वो मैं पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली आज भी मैं इसको चाहता हूँ कि आपके सामने इसको रखूँ पॉइंट को। पाकिस्तान जो है वो उसकी एक्चुअल पॉपुलेशन तो 24 करोड़ 14 लाख और 7 समथिंग है, रफली चले राउंड ऑफ कर लें 25 करोड़ है, और हम 5th पॉपुलस कंट्री हैं। और जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं यानी पाकिस्तान को मिला के, इनका दुनिया का जो जीडीपी है उसका 45% जीडीपी इन 5 कंट्रीज़ के पास है। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का शेयर इसमें जो है वो सिर्फ 0.04%, ये इससे भी कुछ कम है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये इतना ज़्यादा रिसोर्सेज हों जहाँ इतना बेहतरीन ह्यूमन कैपिटल हो और वहाँ इतनी कम कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप देखें तो हमारी जो 66% पॉपुलेशन है ये फॉल करती है कोई 35 ईयर्स की एज और इससे कम है, और एवरेज एज हमारी 22.5 है। अब ये ब्लेसिंग भी है और डिस्गाइज भी है। ब्लेसिंग तो इस तरह है कि हमारे पास लेबर है, यंग लोग हैं, और प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना, क्योंकि हम जो है एक्चुअली इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बने हैं और ट्रेडिंग है, तो और मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे यहाँ लार्ज स्केल का ऑप्शन तो हम ऑलरेडी लूज़ कर चुके हैं। अब एसएमईज ही हो सकती हैं, स्मॉल मीडियम और एंटरप्राइजेस वगैरह ही हो सकती हैं, या फिर हम सर्विस सेक्टर के अंदर फोकस करें तो लोगों को डेवलप करें। तो अदरवाइज ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा जब इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। और बहरहाल टैक्स अगर बात करें तो टैक्स पेयर पाकिस्तान में कोई 1.3% बनता है, जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो लोग टैक्स देते हैं। इंडिया जो हमारे से एक दिन बाद आज़ाद हुआ था उसमें 6.5% है। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी 10% रफली है। 70 यूनिक किस्म के टैक्सेस हैं जो 37 एजेंसीज जो है ना उनको इन्फोर्स कराती हैं, और हमारा जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो 1 करोड़ से ऊपर एनटीएन के हवाले से अगर देखें, लेकिन जो रिटर्न सबमिट करते हैं वो रफली 3 मिलियन करते हैं, इससे भी थोड़े कम ही है। तो ये वो चीज़ है जिसको देखने की ज़रूरत है। और जिन्होंने वन टाइम एनटीएन बनाया फॉर एनी रीज़न, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी थी या कुछ और ऐसा करना था, इस ऑप्शन से उन्होंने एनटीएन बनाया, उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, तो ये रेगुलेटर्स जो हैं वो उस तरफ उन लोगों को देख सकते हैं। अच्छा, अगर पोटेंशियल की बात करें, एक तो इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स मिलते हैं ना, ये बड़ी, अगर इसको थोड़ा स्टडी मैंने किया है और आप भी देखिएगा कि पाकिस्तान का बॉर्डर चाइना से मिलता है, हमारे बॉर्डर का 12% चाइना से मिलता है। 51% हमारा बॉर्डर जो है इंडिया के साथ मिलता है। ईरान से हमारा कोई 16% बॉर्डर मिलता है, और अफगानिस्तान से 43% मिलता है, और जो हमारा सी फ्रंट है वो कोई तकरीबन 18% है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बड़े प्लेयर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, और हमें वो मार्केट्स भी अवेलेबल हैं जहाँ से हम अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ऐसी भी मार्केट्स हैं जो जैसे अफगानिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ अगर हम सही से इसको हैंडल करें देखें तो पाकिस्तान ही होगा जो उनका मेन सप्लायर होगा, ऐसा बन सकता था। ऑप्शंस बहुत, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो ये जो लोकेशन है पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रैटेजिक है और इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है। अच्छा, अगर हम जीडीपी और टैक्स को अगर देखें जो हमारे पास आता है, तो एग्रीकल्चर हमारा, जो हम कहते हैं एग्रीकल्चर कंट्री, 68% लोग इससे कनेक्टेड हैं। तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20.6% है, पर टैक्स में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% से भी कम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 15% हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, पर उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हार्डली 13% है। सर्विस सेक्टर हमारा कुछ डेवलप हुआ है तो वो 58% कंट्रीब्यूट करता है, और इस बाकी अदर्स हैं जिनको फोकस करने की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्यूमेंटेड नहीं भी हैं, बहुत से आर्थिस हैं और बीच के मिडिल मैन हैं। पर सर्विस सेक्टर मैं समझता हूँ इंडिया की जो है, जो उनका सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर को ही अगर हम डेवलप करें अपने ह्यूमन रिसोर्स को, तो भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, अब इनकम की अगर हम देखें कि जो कलेक्शन होती है गवर्नमेंट को, वो कहाँ से और कैसे होती है। पहले हम एफबीआर को ले लेते हैं। एफबीआर के 5 हेड्स ऑफ इनकम है जहाँ से वो कलेक्ट करता है। सैलरी सेक्शन 12 है, प्रॉपर्टी इनकम सेक्शन 15 है, बिजनेस इनकम जो बिजनेस को डील करते सेक्शन 18 है, इसी तरह सेक्शन 37 है जो कैपिटल गेन है, और अदर्स हैं जो सेक्शन 39 है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्डिनेंस का? मेनली टू कलेक्ट द टैक्स, टैक्स लगाना, कलेक्ट करना जो गवर्नमेंट वो करती है, टू कलेक्ट द टैक्स, और रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो टैक्स कलेक्ट हो वो उन पे स्पेंड किया जाए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं,
और इन्फोर्समेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो जाहिर है कि थ्रू एफबीआर इम्प्लीमेंट होती है काफ़ी उसमें। अच्छा, अब जो इनकम के और सोर्सेज हैं जो बजट में आते हैं वो क्या, एक तो एफबीआर की कलेक्शन है जिसमें डायरेक्ट टैक्स भी है और इनडायरेक्ट टैक्स भी है। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करूं फॉर समझाने के लिए, तो एक्चुअली इनकम टैक्स है, कैपिटल वैल्यू टैक्स है, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है। इनडायरेक्ट में सेल्स टैक्स मेनली, कस्टम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। फिर है कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज जैसे कि लेवी फीस वगैरह जो आ जाती है सिविल गवर्नमेंट वगैरह से। इसी तरह बैंक बोरोइंग है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है मेनली, जैसे टी बिल्स हैं और स्टेट बैंक के थ्रू जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें वो बैंक से आ जाती हैं। बैंक बोरोइंग, नॉन बैंक बोरोइंग के अंदर आ जाए तो नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, बॉन्ड्स हैं, सुकूक बॉन्ड है जो शरिया कंप्लाइंट है, एक्सटर्नल रिसिप्ट है जिसमें मल्टीलैटरल और बायलैटरल सोर्सेज हैं, कमर्शियल सोर्सेज हैं, वहाँ से आते हैं। यानी ये अदर देन IMF की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ से भी वर्ल्ड बैंक का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कोई इसी तरह, तो उस तरह से प्रोविंशियल सरप्लस है और इसी तरह प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स हैं। ये वो ज़राए या ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से इनकम कलेक्ट करते हैं। एफबीआर का रोल मैंने आपको बताया कि 5 हेड में वो कलेक्ट कर रहा होता है, और हेड के सेक्शंस भी मैंने आपसे डिस्कस किए, और उसका जो पर्पस क्या है, मेनली उसके 3 पर्पस जो हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब क्या होता है कि एक्सपेंस कहाँ होता है, मेन एक्सपेंडिचर जो हमारा वो है वो इंटरेस्ट पेमेंट है। आधे से भी ज़्यादा हम जो कलेक्ट करते हैं वो हम इंटरेस्ट की पेमेंट में दे देते हैं। फिर है जी डिफेंस, फिर है जी सिविल गवर्नमेंट, रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट, फिर पेंशन है, ग्रांट्स हैं जो, और इसी तरह डिज़ास्टर प्लान के लिए जो हमने कॉन्टीजेंसी फंड रखा है वो है, और फेडरल PSDPs हैं। तो ये एक्सपेंडिचर है हमारा। इंटरेस्टिंगली अगर हम बजट को देखें, पिछले 3 सालों को ले लेते हैं, वैसे तो मैं ज़्यादा भी शेयर कर सकता हूँ लेकिन पिछले 3 साल का लें, तो एफबीआर ने 2021 के बजट में, 2021 के बजट में टारगेट था 5,829 5,829 बिलियन का। डायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन था उसमें 2,182 जो कि 37% बनता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का था 3,647 जो कि 63% बनता है। उस साल में जो करंट एक्सपेंडिचर था वो था 7,523 बिलियन जो कि बनता है कोई 89%, और एक डेवलपमेंट बजट था जो 964 बिलियन का था जो बनता है कोई 11%, और टोटल जो बजट था वो था 8,487 बिलियन का। अगले साल आ जाए, अगले साल 21-22 में आ जाए, तो उस साल बजट जो रखा टारगेट था एफबीआर का वो था 7,004 बिलियन, जिसमें डायरेक्ट टैक्स का टारगेट था इनिशियली 2,558 जो कि 37% बनता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो था वो 4,431 बिलियन था जो 63% बनता है। एक्सपेंडिचर करंट जो था वो 8,694 बिलियन 92% था, और डेवलपमेंट बजट जो था वो 808 बिलियन यानी कि तकरीबन 8% था। टोटल बजट था 9,502 बिलियन का। अब आप देखिए तो फॉर्मूला बजट लगने है, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही चीज़ें फॉलो हो रही हैं और उन्हीं परसेंटेज के साथ फॉलो हो रही हैं। आगे मूव करते हैं, सर बजट 22-23 को ले लें, तो जो एफबीआर का टारगेट था इनिशियली वो 9,200 बिलियन था। फिर डायरेक्ट टैक्सेस से था 3,752 जो कि इसमें थोड़ा डायरेक्ट टैक्स पे थोड़ा सा बढ़ा था 41%, और इनडायरेक्ट टैक्स 5,441 जो कि बना है 59%। जो पहले 37 था डायरेक्ट टैक्स वो 41 पे आ गया, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ के 63 से कम होके 59 पे आ गया। करंट जो एक्सपेंडिचर था वो 13,320 था बिलियन जो कि 92% बनता है, और डेवलपमेंट जो बजट था वो था 1,140 बिलियन जो कि 8% बनता है। तो ये ऑलमोस्ट एक तरह का बजट बनता है। इस वीडियो के थ्रू मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, बजट वैसे इस दफ़ा जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है काफ़ी सजेशंस गए हैं, अब ये देखना है कि गवर्नमेंट उसे कितना अडॉप्ट करती है। लेकिन अगर इसी तरह का बजट बनाना है कि इन्हीं चीज़ों को रखना और उनमें उन्हीं परसेंटेजेस को मेंटेन करके एक बजट फ्लोट कर देना है, तो फिर इससे ईज ऑफ बिजनेस नहीं बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी मूव नहीं होगी। और कोई भी कंट्री, क्योंकि टैक्सेशन तो फ़ैरोज़ के ज़माने से, तो टैक्स के ज़रिए कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करता। वो तो टैक्सेशन इसलिए होती है कि डे टू डे खर्चे जो हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको निकाला जाए।
जब तक एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जब तक कि एक इकॉनमी को मूव करने के लिए कोई प्लान नहीं होगा, वो आगे हम और भी डिस्कस कर लेंगे, तो उस तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। चलें इकॉनमी को भी एक नज़र में देख लेता हूँ, शॉर्ट कर बात करूँ तो एक इकॉनमी जो है उसमें जो चीज़ें देखते हैं, हम क्या देखते हैं, इकॉनमी की परफॉर्मेंस क्या है। बेसिकली हम वो देख रहे होते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई, एम्प्लॉयमेंट कितनी हुई, प्रोडक्टिविटी क्या है। या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखते हैं तो हम इन्फ्लेशन को देख लेते हैं, एक्सचेंज रेट को देख लेते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर लें तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ह्यूमन कैपिटल को देख लेते हैं। तो इन इन चीज़ों के ऊपर इस बजट में जो फाइनेंशियल बिल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी 7 तारीख को, हमने ये देखना है कि जो सजेशंस गए भी हैं, लेकिन अगेन वो बिजनेस कम्युनिटी या जो जो स्टेक होल्डर है वो भी ट्रेंड नहीं है, और वो भी सिर्फ अपने एक आइसोलेशन में बात कर रहा था कि जी मेरा विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 4.3 4.5% से कम करके ये कर दें, या इस तरह की बात कर रहे होते हैं। जो एक ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट में बात अगर हम करें तो वो मेरा ख्याल है, और उसके लिए पूरा स्टडी एक पूरा विजन होना चाहिए, तो फिर बैठ के जो बजट बनेगा तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इन चीज़ों को रिकवर कर लेंगे। बहरहाल मेरा सजेशन ये है कि एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करें, यानी अब जाहिर है कि लार्ज स्केल वाली तो बात अब नहीं है अभी इंडस्ट्री की, तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है उनके ऊपर किया जाए। और एक और चीज़ ये कि हमारी जो इकॉनमी है वो इम्पोर्ट बेस्ड है, ट्रेडिंग हमारा वो बना हुआ है इस वक्त, तो इसको हम सर्विस सेक्टर को अपना डेवलप करें तो फिर हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ेगा, और ये लोग अगर ट्रेंड होकर बाहर भी जा रहे हैं तो ये एक तरह फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा हमारे पास। लेबर फोर्स इस वक्त हमारी जो है 72 मिलियन है, बहुत बड़ा नंबर है। इसमें 7% जो है ना वो अनएम्प्लॉयड है, और ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स हमारा बहुत ही लो है, 0.3 के करीब है अराउंड। अगेन मैं ये एम्फेसाइज करूंगा कि फॉर्मूला बजट ना दें, अनाउंस करें रिसर्च बेस्ड बजट विद कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए प्लान्स होने चाहिए जो यूथ को एब्जॉर्ब करें और प्रोडक्टिव डायरेक्शन में लगाएं ताकि इकॉनमी चले। और पॉवर्टी की बात अहम है कि 3,420 जो अर्न कर रहा है समझते हैं कि ये पॉवर्टी से ऊपर है, और इसमें भी 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इससे भी नीचे हैं, और ये वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं। ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस को इनकरेज करें, बढ़ाएं, उनको इम्प्लीमेंट करें। हमारी सप्लाई चेन जो प्लान है वो भी कुछ प्राइवेट लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी वो इस तरह होनी चाहिए कि चीज़ें लिंक हो, सप्लाई चेन जो है वो टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचेगी, वैसे टाइम बचेगा। तो इस तरह से प्लान की जाए कि बिजनेसेस को फैसिलिटेट करें कि रिलेटेड बिजनेसेस इस करीब करीब हो तो सप्लाई चेन इम्प्रूव हो। इसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट की बात हम करें तो वो ज़रूरी है। ये जो प्लान करेगा बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, वो जब प्लान कर सकता है कि जब प्राइसेस स्टेबल हो, जब उसको पता हो कि मैं अगले पूरे साल तक के लिए बजट लॉक हो गया है, तो वो अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस निकालेगा, फिर उसके हिसाब से अपना मार्जिन निकालेगा और फिर उसके बाद काम करेगा। लेकिन अगर ये फ्लोटिंग रेट्स इस तरह होंगे, इतनी तेज़ी से चेंजेस हो रहे होंगे, तो फिर कोई भी प्लान नहीं कर सकता उसको। बहरहाल इसको अब हम और स्पेसिफिकली देखेंगे लास्ट वीडियोस के मुकाबले में, इसमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा डिस्कस की हैं। फाइनेंशियल बिल की बात हम स्पेसिफिकली जो आता है फाइनेंशियल बिल उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ताकि उसके अंदर हम अपने जो सजेशंस हैं वो रिकॉर्ड कराएं, वो उनके साथ शेयर करें, ताकि फाइनेंशियल एक्ट के अंदर जब जो ज़रूरी तब्दीलियाँ वो हो सकें, और फिर आगे जो साल आ रहा है अपकमिंग उसके अंदर बेहतर परफॉर्मेंस हो, कंट्री नेशनल इंटरेस्ट में भी, खुद बिजनेस के इंटरेस्ट में भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।